नमस्कार साथियों, हम सभी जान रहे हैं कि शासन द्वारा ओपीएस लागू किया जा रहा है। तो पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु या अशक्त होता है कर्मचारी, तो इस प्रकरण में परिवार पेंशन या अशक्त पेंशन कैसे मिलेगा उसके बारे में जानेंगे। तो वर्तमान में जो निर्देश प्रसारित हुआ है, वित्त निर्देश देख पा रहे हैं आप 10/2023 का। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रमांक 106/F 2016 040328 वित्त निर्देश 4 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28/2/2023 का यह आदेश है। इस आदेश की मुख्य बातें क्या है उसे हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विषय पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु/अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन या कहना चाहिए अशक्त पेंशन इनवैलिड पेंशन का भुगतान के संबंध में यह आदेश वित्त विभाग का जो निर्देश है यह प्रसारित किया गया है। संदर्भ में आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन और वित्त विभाग के अलग अलग 1 से लेकर 4 बिंदु तक संदर्भ है। इसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस आदेश में विस्तृत रूप में अध्ययन कर सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसे हम आगे जानते हैं। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F 2016 040328 वित्त निर्देश 4 दिनांक 20/1/2023 के द्वारा दिनांक 1/11/2004 से 31/3/2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। और उक्त अवधि में शासकीय सेवक या कहना चाहिए मृत शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी के द्वारा विकल्प प्राप्त करने एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु वित्त निर्देश 03/2023 जारी किया गया है। और उक्त व्यवस्था में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक या कहना चाहिए मृत शासकीय सेवक के जो परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी के प्रकरणों में उन्हें पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो ये दिशा निर्देश क्या क्या है उसे समझते हैं। पहली स्थिति में आप देख पा रहे हैं पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक या मृत शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी से कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं राशि के समायोजन हेतु सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा। अर्थात किसी शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी रहेंगे उसे कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्या करना पड़ेगा, समायोजन हेतु और सहमति पत्र देना पड़ेगा विकल्प का चुनाव के संबंध में। साथ ही साथ उपरोक्त विकल्प प्रस्तुत करने वाले शासकीय कर्मचारी के द्वारा प्राण खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि का पृथक पृथक चालान शासकीय कोष में जमा किया जाएगा और जमा की गई राशि के चालान की प्रति प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। अर्थात ओपीएस का विकल्प लेने पर शासकीय सेवक या मृतक शासकीय सेवक के जो परिवार रहेंगे उसमें जो नॉमिनी रहेंगे वे जब तक शासकीय अंशदान जो एनपीएस में जमा है उस राशि को जमा नहीं करेंगे शासकीय कोष में, तब तक उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं किया जाएगा। जमा करने के बाद ही पेंशन प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। दूसरा बिंदु देख पा रहे हैं पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु या अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन या अशक्त पेंशन इनवैलिड पेंशन का भुगतान एवं एनपीएस के अंतर्गत प्राण खाते से राशि आहरण की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किया जाता है। ये क्या क्या प्रावधान है उसे हम समझते हैं। अ बिंदु आप देख पा रहे हैं, अ में पहला है ऐसे कर्मचारी या नॉमिनी जिन्हें प्राण में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अर्थात आपके एनपीएस खाते में प्राण नंबर में जो राशि जमा है उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उस स्थिति में क्या होगा, पीएफआरडीए की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 की कंडिका 6 के अनुसार प्राण में जमा संपूर्ण राशि संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस प्राप्त किया जाएगा। अर्थात एनपीएस का जो ट्रस्टी बैंक है उससे राशि को क्या करना पड़ेगा, वापस प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी आपके जो भी डीडीओ है वे जिला कोषालय अधिकारी के माध्यम से
एनएफडीएल द्वारा निर्धारित एनेक्सर 1 तथा एनेक्सर 2 प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में अनापत्ति प्रमाण पत्र भरकर क्या करेंगे, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित करेंगे। उसके बाद प्रेषित करने के बाद उपरोक्तानुसार ट्रस्टी बैंक से प्राप्त कुल कार्पस राशि में से जो कुल जमा राशि रहेगा उसमें से शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित शासन का लाभांश पृथक पृथक अलग अलग उसे क्या करना पड़ेगा, चालान के माध्यम से संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के द्वारा निर्धारित मद में जमा किया जाएगा। उसके बाद निर्धारित मद में जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद अभिदाता का जो अंशदान रहेगा, जो कर्मचारी का अंशदान रहेगा, उसे एवं उस पर उपार्जित लाभांश, उस पर लाभ भी मिलेगा जो, उसे क्या करना पड़ेगा, संबंधित शासकीय सेवक या जो नॉमिनी रहेंगे मृत्यु की स्थिति में के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। शासन को वापसी योग्य राशि संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासकीय कोष में जमा किए जाने के उपरांत ही परिवार या जो अशक्त पेंशन, इनवैलिड पेंशन है, भुगतान आदेश उसका पीपीओ जारी किया जाएगा। अर्थात जब तक आप शासकीय अंशदान की राशि जमा नहीं करेंगे तब तक आपका जो निःशक्त पेंशन है, अशक्त पेंशन है या परिवार पेंशन है उसका आदेश जारी नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से इस आदेश में कहा जा रहा है। और अगर जो शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवक के मामले में जो नॉमिनी रहेंगे वह अगर एनपीएस अंतर्गत बने रहने का विकल्प दिया जाता है, अगर उनके द्वारा वो एनपीएस में बने रहेंगे ऐसा विकल्प देते हैं, उस स्थिति में एनएफडीएल से संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के खाते में प्राप्त संपूर्ण राशि शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवकों के मामले में नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। अर्थात अगर कोई शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार में जो भी नॉमिनी रहेंगे वे अगर एनपीएस के अंतर्गत बने रहने का विकल्प देते हैं तो एनएफडीएल से जो संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के खाते में जो राशि जमा होगा उसको शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवक के परिवार में जो नॉमिनी रहेंगे उसे वापस कर दी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से इस निर्देश में कहा गया है। यहाँ पे स्पष्ट समझा जा सकता है कि शासन जो शासकीय अंशदान है और उस पर आहरण दिनांक पर जो अर्जित लाभांश है उसे हर हाल में शासकीय कोष में जमा कराने के बाद ही जो भी लाभ रहेंगे ओपीएस से संबंधित वह देने को तैयार होगा। तो चाहे वह परिवार पेंशन हो, चाहे अशक्त पेंशन हो या शासकीय सेवक का पेंशन हो। तो अगला बिंदु देख पा रहे हैं, ब बिंदु पीएफआरडीए की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 के तहत कुल जमा राशि यदि 2 लाख के बराबर या उससे कम तथा अधिसूचना दिनांक 14 जून 2021 के तहत कुल जमा राशि 5 लाख के बराबर या उससे कम होने के फलस्वरूप कर्मचारी या नॉमिनी के द्वारा प्राण में जमा पूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया है। उस स्थिति में क्या होगा, तो ऐसे प्रकरणों में कुल भुगतान राशि में से जो शासकीय अंशदान रहेगा, जो शासकीय अंशदान इसी की बात कर रहे थे हम, तथा उस पर अर्जित शासन का जो लाभांश रहेगा उसे क्या करना होगा, पृथक पृथक चालान के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक या कहना चाहिए नॉमिनी के द्वारा अनिवार्यतः शासकीय कोष में जमा किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फिर स्पष्ट कहा जा रहा है कि शासकीय कोष में जमा किया जाएगा जो लाभांश रहेगा शासकीय अनुदान उस पर, और शासन को वापसी योग्य राशि कर्मचारी या नॉमिनी के द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किए जाने के उपरांत ही परिवार या अशक्त पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख पा रहे हैं इस निर्देश में, ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी या नॉमिनी के द्वारा प्राण में कुल जमा राशि का 20% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है एवं 80% राशि का वार्षिकी क्रय किया गया है, एन्युटी प्लान ले लिया गया है 80% राशि का। ऐसे प्रकरणों में कुल भुगतान राशि अर्थात 80% वार्षिकी एवं 20% एकमुश्त आहरण में से शासकीय अंशदान तथा उस पर अर्जित शासन का जो लाभांश रहेगा उसे भी पृथक पृथक चालान के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक या नॉमिनी के द्वारा अनिवार्यतः शासकीय कोष में जमा किया जाएगा, और शासन को वापसी योग्य राशि कर्मचारी नॉमिनी के द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किए जाने के उपरांत ही परिवार या अशक्त पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किया जाएगा। अगली स्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है और उस पर क्या निर्देश है उसको जान लेते हैं।
तो ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी या नॉमिनी के द्वारा प्राण में या जो एनपीएस में जमा कुल राशि का 20% तक एक मुफ्त आहरण तो कर लिया गया है तथा शेष राशि का वार्षिकी क्रय नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में शेष राशि संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस प्राप्त किया जाएगा। और ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी नॉमिनी द्वारा 20% राशि के आहरण दिनांक को प्राण में कुल जमा राशि का 50% अर्थात प्राण में कुल जमा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से क्या करना होगा, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासन के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जाएगा। हम सभी जान रहे हैं कि 10% जो कर्मचारी के बेसिक प्लस डीए से कटौती होता है एनपीएस के लिए और 10% सरकार द्वारा जमा किया जाता है। तो जो 20% राशि कर्मचारी ने निकाल लिया है उसका 50% शासकीय अंशदान है, उसे लेखा शीर्ष में जमा करना होगा और समायोजन के पश्चात शेष राशि संबंधित कर्मचारी या नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। अर्थात शासन को जो राशि जमा करना है शासन के खाते में उसका समायोजन हो जाता है, तो उसके पश्चात अगर कोई राशि शेष बच जाती है तो उसे संबंधित कर्मचारी या जो नॉमिनी रहेंगे उसके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि शासन को वापसी योग्य राशि का संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा वापस किए जाने के उपरांत ही परिवार पेंशन या कहना चाहिए अशक्त पेंशन, इनवैलिड पेंशन, इसका भुगतान आदेश पीपीओ जारी किया जाएगा। तीसरा बिंदु पे देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, सेवानिवृत्ति उपरांत रिटायरमेंट के उपरांत संबंधित शासकीय सेवक या मृत शासकीय सेवक के नॉमिनी द्वारा प्राण खाते में जो जमा रहेगा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक जिस दिनांक वे निकालते हैं राशि को उस दिनांक तक जो लाभांश मिलेगा उसको निम्नांकित लेखा शीर्ष में पृथक पृथक मतलब अलग अलग चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करना होगा। देख पा रहे हैं एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त शासन का अंशदान यहाँ पे जमा करना होगा, डिटेल दिया गया है। उसी प्रकार एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त शासकीय अंशदान पर जो लाभांश मिलेगा उसको यहाँ नीचे डिटेल दिया गया है, उसमें इसके अंतर्गत जमा करना होगा। अगले बिंदु पे चलते हैं। चौथा बिंदु देख पा रहे हैं, ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा शासन को देय राशि अत्यधिक है, मतलब कर्मचारी द्वारा अगर राशि जो शासन को देना है वह ज़्यादा है, उस स्थिति में क्या होगा, शासन के पक्ष में देय राशि शासकीय सेवक के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर उनको सहमति पत्र भी भरना है, तो उस सहमति पत्र के आधार पर निम्न माध्यमों से राशि का समायोजन किया जा सकेगा। अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान और समूह बीमा योजना, इसके तरीके से किया जाएगा समायोजन। और इस निर्देशों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी और संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन भुगतान आदेश करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन की पात्रता हेतु सभी मापदंडों का पालन किया गया है। अर्थात इस निर्देश की मुख्य बातें हम समझ सकते हैं कि अगर कर्मचारी ने एनपीएस से राशि नहीं निकाला है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भरकर एनएसडीएल से जो राशि प्राप्त होगा वह शासकीय अंशदान में शासन रख लेगी, शासकीय अंशदान का जो भाग रहेगा, और बाकी अभिदाता को कर्मचारी को वापस कर दी जाएगी। दूसरी स्थिति में एनपीएस में रहने का अगर विकल्प चुनता है तो संपूर्ण राशि जो है क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को क्या किया जाएगा, वापस कर दी जाएगी। और अगर कर्मचारी ने एनपीएस में जो कुल जमा राशि है वह 5 लाख से कम है, उसको निकाल लिया है, तो कुल जमा राशि में से जो शासकीय अंशदान है उसे जमा करने के बाद आदेश प्रसारित किया जाएगा परिवार पेंशन या अशक्त पेंशन का। अगली स्थिति में अगर कर्मचारी जो है एनपीएस के अंतर्गत 20% राशि का आहरण कर लेता है और 80% जो राशि है उसका वार्षिकी या एन्युटी प्लान खरीदकर पेंशन लेता है, तो उस स्थिति में जो शासकीय अंशदान रहेगा, शासकीय अंशदान की राशि को शासकीय कोष में जमा करने के उपरांत ही उसे परिवार पेंशन या कहना चाहिए अशक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। अगली स्थिति उत्पन्न होती है, अगर 20% राशि तो आहरण कर लिया है परंतु वार्षिकी या कहना चाहिए एन्युटी प्लान नहीं खरीदा है, पेंशन नहीं ले रहा है, तो उस स्थिति में जो 20% राशि आहरण किया है उसका 50%
शासकीय अंशदान है तो उस शासकीय अंशदान और उस पर जो लाभांश रहेगा उसे वापस करना होगा शासकीय कोष में, और बाकी जो राशि रहेगा उसका समायोजन किया जाएगा और समायोजन के बाद बचत राशि को शासकीय कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाएगा। एक अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़ा गया है कि अगर कर्मचारी को जो शासकीय कोष में जमा करने की राशि अधिक हो गई तो उस स्थिति में जो सहमति पत्र कर्मचारी या परिवार के नॉमिनी ने जो भरा है कि उसकी राशि का समायोजन जो है अवकाश नकदीकरण, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान और समूह बीमा योजना की राशि से किया जाएगा इसका समायोजन। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही विस्तृत रूप में एक निर्देश प्रसारित किया गया है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे हमने कवर करने का कोशिश किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।